आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक मास्टरमाइंड बन सकते हैं, बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह। अगर आप शर्लॉक होम्स के नाम से वाकिफ नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि शर्लॉक होम्स दुनिया के सबसे मशहूर फिक्शनल डिटेक्टिव्स में से एक है। सर आर्थर कान डॉयल ने उन्हें अपनी स्टोरीज में क्रिएट किया था और आज भी उनके बारे में लोग उतने ही फैसिनेटेड हैं जितना पहले थे। शर्लॉक होम्स अपनी एक्सेप्शनल कॉग्निटिव स्किल्स, की ऑब्जर्वेशन और डिड्यूसिंग पावर्स के लिए जाने जाते हैं। वो छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करते हैं जिन पर आम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता और उन्हीं से वो अपनी थियोरीज बिल्ड करते हैं जो हर बार करेक्ट होती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी शर्लॉक होम्स की तरह सोच सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ में उन टेक्निक्स का यूज करके अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लाइफ में हम सभी को कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं और हर दिन हमें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। लेकिन क्या होता अगर आप शर्लॉक होम्स की तरह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते या फिर किसी भी मुश्किल डिसीजन को आसानी से ले सकते? ये पॉसिबल है, बस आपको अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन करना होगा जैसा शर्लॉक होम्स करता था। उन टेक्निक्स को जानने से पहले हम शर्लॉक होम्स की एक स्टोरी को जानने वाले हैं ताकि हम समझ सके कि शर्लॉक होम्स कैसा डिटेक्टिव है। लंदन की सर्द और धुंधली रातें हमेशा से ही मिस्टीरियस और खतरों से भरी होती थीं। लेकिन इस बार शर्लॉक होम्स के सामने जो मामला आया वह न केवल अजीब था बल्कि भयानक भी। ये कहानी है लाल खोपड़ी या रेड स्कल की मिस्ट्री की, जिसने पूरे लंदन को दहशत में डाल रखा था। शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन घर पर एक शांत शाम का आनंद ले रहे थे जब दरवाजे पर अचानक से जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खुला और एक घबराई हुई महिला अंदर आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम था मिसेस एलिजाबेथ मार्टिन, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी थी। मिस्टर होम्स, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति को किसी ने मार डाला है और उनके शरीर के पास एक लाल खोपड़ी का निशान छोड़ा गया है। पुलिस इसे सुलझाने में नाकाम रही है और अब मैं आपकी मदद चाहती हूं। होम्स ने मिसेस मार्टिन को शांत किया और मामले की पूरी इंफॉर्मेशन ली। मिस्टर मार्टिन की बॉडी उनके ऑफिस में मिली थी और शरीर के पास एक खोपड़ी का साइन लाल रंग से बनाया गया था। ये लाल खोपड़ी लंदन में हो रही दूसरी हत्याओं से भी जुड़ी थी। होम्स ने तुरंत जांच शुरू की। वह वॉटसन के साथ मार्टिन के ऑफिस पहुंचे। वहां की स्थिति देखकर होम्स को एक अजीब सा एहसास हुआ। कमरे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक चीज ने होम्स का ध्यान खींचा। वह था लाल खोपड़ी का निशान, जो शायद खून से बनाया गया था। होम्स ने तुरंत अपनी खास मैग्नीफाइंग ग्लास से निशान का इंस्पेक्शन किया। वह निशान किसी आम इंसान के बनाए हुए नहीं लग रहे थे। उसने देखा कि निशान की रेखाएं एकदम साफ थीं, जैसे किसी ने उसे बहुत सोच समझकर बनाया हो। वॉटसन, होम्स ने कहा, यह मामला किसी आम क्रिमिनल का नहीं है। यह निशान किसी ऐसे इंसान का है जो अपने काम में माहिर है और हमें इसे बहुत सीरियस से लेना होगा। जैसे जैसे होम्स ने मामले की तहकीकात की, उसने पाया कि यह लाल खोपड़ी का निशान न केवल मिस्टर मार्टिन के ऑफिस में बल्कि लंदन के दूसरे हिस्सों में भी पाया गया है। इस निशान का मतलब क्या हो सकता है? होम्स ने गहराई से सोचा और समझा कि यह कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। उसने पाया कि जिन जगहों पर ये निशान पाए गए हैं वे सभी किसी न किसी तरीके से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, जिसे द रेड स्कल कहा जाता था। यह ऑर्गेनाइजेशन लंदन के अमीर लोगों को निशाना बना रहा था और उन पर दबाव डाल रहा था ताकि वे उनकी मांगें पूरी करें। होम्स ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया और जल्द ही उसे पता चला कि यह ऑर्गेनाइजेशन लंदन के कुछ बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स का एक सीक्रेट यूनियन था, जो अपने ओपोनेंट्स को डराने के लिए लाल खोपड़ी का निशान छोड़ते थे। लेकिन मार्टिन की हत्या ने होम्स को हैरान कर दिया। आखिर वह भी तो इसी यूनियन का हिस्सा था, फिर उसकी हत्या क्यों? होम्स ने अपने लॉजिक से समझा कि मार्टिन ने इस यूनियन के खिलाफ जाने की कोशिश की थी और इसलिए उसे मार दिया गया। उसने वॉटसन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश किया जाए।
होल्म्स ने मिसेस मार्टिन से कहा कि वह अपने पति के अंतिम संस्कार में सभी बिजनेसमैन को इनवाइट करें। उसने पूरे मामले को एक जाल की तरह बुन लिया था। अंतिम संस्कार के दौरान होम्स ने देखा कि कुछ बिजनेसमैन के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्होंने पुलिस को भी इस मामले में शामिल कर लिया था। जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ, होल्म्स ने अपने खास अंदाज में सबके सामने आकर कहा, मिस्टर मार्टिन की हत्या एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश में आप सभी शामिल हैं। सभी बिजनेसमैन हैरान रह गए। होल्म्स ने सबूत के तौर पर उन लोगों के खिलाफ ठोस प्रूफ पेश किए जो उसने जांच के दौरान इकट्ठा किए थे। आप लोगों ने सोचा था कि आप इस शहर में दहशत फैलाकर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप ये भूल गए कि अपराध की दुनिया में शर्लॉक होल्म्स से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अल्टीमेटली द रेड स्कल ऑर्गेनाइजेशन का भांडाफोड़ हो गया और सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन एक बड़े खतरे से बच गया और होल्म्स ने एक और कॉम्प्लेक्स मामले को सुलझाकर अपने स्किल का लोहा मनवा लिया। डॉक्टर वॉटसन ने इस मामले को अपनी डायरी में लिख लिया और इस कहानी ने होल्म्स के करियर में एक और चमकदार चैप्टर जोड़ा। होल्म्स के लिए यह सिर्फ एक और केस था, लेकिन उसकी सूझबूझ और लॉजिक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी मिस्ट्री उसके रीजनेबल दिमाग से परे नहीं है। जब भी शर्लॉक होल्म्स किसी भी केस की गुत्थी सुलझाता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल की ताकत। शर्लॉक सिर्फ वही नहीं देखता जो सामने होता है, बल्कि वो उस चीज को भी देखता है जो नॉर्मल इंसान की नजरों से छूट जाती है। ये चीज उसे दूसरों से अलग बनाती है। होल्म्स कहते हैं कि तुम देखते हो पर ऑब्जर्व नहीं करते। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हम अक्सर चीजों को सिर्फ ऊपर से देखते हैं और उन पर गहरी नजर नहीं डालते, जबकि शर्लॉक हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, चाहे वो कितनी भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना लगे। यही रीजन है कि वो किसी भी केस को हल करने में इतना सफल होता है। आप भी शर्लॉक होल्म्स की तरह अपनी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहली, जब भी आप किसी सिचुएशन या चीज को देखें तो उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करें। उसके कलर, टेक्सचर, साइज और उसके आसपास की चीजों पर ध्यान दें। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप किसी कमरे में दाखिल हों तो उस कमरे के लेआउट और चीजों के प्लेसमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें। दूसरी टिप है, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ उनकी बात सुनने की बजाय उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके बोलने के तरीके पर भी ध्यान दें। इससे आप उनके मन की सिचुएशन और इमोशंस को बेहतर समझ पाएंगे। तीसरी टिप, ऐसे गेम्स खेलें जो आपकी मेमोरी और अटेंशन को फोकस करने की कैपेसिटी को बढ़ाएं। एग्जाम्पल के तौर पर, एक कमरे में जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फिर कमरे से बाहर जाकर जितना याद रहे उतना लिखें। इससे आपकी याददाश्त और ऑब्जर्वेशन स्किल्स में सुधार होगा। फोर्थ टिप, रोज की चीज़ों में छोटी छोटी डिटेल्स को पहचानने की कोशिश करें। जैसे कि किसी आर्टिकल को पढ़ते समय उसमें ग्रामर मिस्टेक्स या छोटे छोटे इनकंसिस्टेंसीज को ऑब्जर्व करें। शर्लॉक होल्म्स की ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल की ताकत को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। एक बार डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होल्म्स अपने कमरे में बैठे थे। शर्लॉक ने वॉटसन से पूछा कि तुमने इन सीढ़ियों को कितनी बार देखा है? वॉटसन ने जवाब दिया, सैकड़ों बार। शर्लॉक ने फिर पूछा, तो बताओ ये कितनी सीढ़ियां हैं? वॉटसन को यह नहीं पता था, जबकि शर्लॉक ने जवाब दिया कि इनमें 17 सीढ़ियां हैं, क्योंकि मैंने देखा और ऑब्जर्व किया है। ये एग्जाम्पल इस बात को दिखाता है कि शर्लॉक सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि हर चीज को ऑब्जर्व करता है और उसे अपने दिमाग में बसाता है। इसी वजह से वो दूसरों से बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाता है। तो ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल न सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा फर्क डाल सकते हैं। शर्लॉक होल्म्स की तरह अगर हम भी अपनी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन स्किल्स को डेवलप करें तो हम चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, तुम देखते हो पर ऑब्जर्व नहीं करते। ये छोटा सा फर्क ही बड़ी से बड़ी मिस्ट्रीज को सुलझाने में मदद कर सकता है। लेसन 2, ब्रेन एटिक, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरी एंड इट्स मैनेजमेंट। शर्लॉक होल्म्स के दिमाग को समझाने के लिए मरिया कोनिकोवा ने एक बहुत ही एक्यूरेट एंड इंटरेस्टिंग मेटाफोर दिया है,
ब्रेन एटिक, यानी ब्रेन का स्टोर रूम। इस मेटाफोर से उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारा दिमाग एक अटारी या एटिक की तरह है, जिसमें हम अपनी यादों और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। बट जैसे किसी एटिक में अननेसेसरी आइटम्स को जमा कर देने से वह डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है अगर हम उसमें बेकार की इन्फॉर्मेशन भर दें। होल्म्स के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग एक लिमिटेड स्पेस वाला एटिक है, इसलिए इसमें वही इन्फॉर्मेशन स्टोर की जानी चाहिए जो असल में इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल हो। शर्लॉक इस एटिक में अपने थॉट्स एंड मेमोरीज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि जब भी उसे किसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वह उसे तुरंत ढूंढ सके। वास्तव में हमारा दिमाग भी लिमिटेड रिसोर्सेज और कैपेसिटी के साथ आता है। अगर हम इसे बेकार की इन्फॉर्मेशन से भरते हैं तो हम ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को दिमाग के एटिक में स्टोर करना है और कौन सी को छोड़ देना है। शर्लॉक होल्म्स का एक की प्रिंसिपल्स है कि दिमाग में वही इन्फॉर्मेशन रखी जानी चाहिए जो वास्तव में हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट हो। यह सिलेक्टिव मेमोरी का प्रिंसिपल है। जब हम बेकार की इन्फॉर्मेशन से छुटकारा पा लेते हैं तो हमारे दिमाग में केवल वही इन्फॉर्मेशन बचती है जो हमारे लिए यूजफुल है। जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होता है तो हमारे दिमाग की यह ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत अवेलेबल हो जाती है। इस तरह हमारी सोच और डिसीजन लेने की प्रोसेस तेज़ और सटीक होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत है तो आपको उन्हीं सोर्सेज पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो आपके रोज़ की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग यूजफुल हों। बेकार की इन्फॉर्मेशन केवल आपके दिमाग के एटिक में जगह घेरती है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की पहुंच को मुश्किल बना देती है। जैसे किसी भी एटिक को समय समय पर साफ और सिस्टमैटिक किया जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग की एटिक को भी रेगुलर रख रखाव की ज़रूरत होती है। यह इंश्योर करने के लिए कि हमारे दिमाग में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो वास्तव में यूजफुल और रेलिवेंट है। हमें रेगुलरली बेकार की इन्फॉर्मेशन को हटाना चाहिए। शर्लॉक होम्स का मानना है कि जब हम अपने दिमाग की एटिक में केवल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो यह हमें किसी भी समय ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को आसानी से ढूंढने और यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही हमें समय समय पर अपनी मेमोरीज एंड नॉलेज को ताज़ा करना चाहिए ताकि यह इंश्योर हो सके कि हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कभी न भूलें। एग्जाम्पल के तौर पर, आपने जो भी सीखा है उसे समय समय पर रिपीट करना और फिर से पढ़ना ज़रूरी है। इससे वह इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में लंबे समय तक सेफ रहेगी और जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तब आप उसे आसानी से रिकॉल कर सकेंगे। लेसन 3, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, देयर रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। शर्लॉक होल्म्स को अक्सर एक लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड इंडिविजुअल्स की तरह देखा जाता है, लेकिन उसकी सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में भी है। जब भी वह किसी प्रॉब्लम का सामना करता है तो वह सिर्फ अवेलेबल फैक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि वह अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ और सिचुएशंस को इमेजिन करता है। यही उसकी सोच को दूसरे लोगों से उसे अलग बनाता है। होल्म्स की यह एबिलिटी, उसकी इमेजिनेशन, उसे किसी भी प्रॉब्लम को एक नए नज़रिए से देखने की ताकत देती है। अगर वह सिर्फ फैक्ट्स पर डिपेंडेंट रहता तो शायद कई मामलों में फेल हो जाता, लेकिन इमेजिनेशन के इस्तेमाल से वह हर पोटेंशियल दिशा में सोचता है जो उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। जब हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो अक्सर हम वही रास्ते अपनाते हैं जो हमें पहले से मालूम होते हैं, लेकिन शर्लॉक होल्म्स की तरह अगर हम अपनी सोच को एक नए तरीके से यूज़ करें तो हम उन सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं जो नॉर्मल थिंकिंग से परे होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप किसी प्रॉब्लम को अलग अलग अप्रोच से देख सकें और नए अनोखे तरीकों से उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। शर्लॉक अक्सर उन पहलुओं को देखता है जो दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। वह इसीलिए सक्षम है क्योंकि वह अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके पॉसिबिलिटीज़ के अलग अलग पहलुओं को समझता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वह किसी क्राइम सीन पर होता है तो वह सिर्फ इवेंट्स के ऑर्डर को नहीं देखता, बल्कि यह भी सोचता है कि अगर चीज़ें कुछ अलग होती तो रिजल्ट क्या होता। ये क्रिएटिव थिंकिंग ही उसे कई बार सही दिशा में ले जाती है। शर्लॉक होल्म्स की एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है सिनारियोस की विजुअलाइजेशन।
जब भी वह किसी प्रॉब्लम का सामना करता है तो वह अपने दिमाग में डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स की इमेजिनेशन करता है। इससे उसे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा रास्ता सबसे सूटेबल है और कौन सा रिजल्ट उसे अपने गोल तक पहुंचा सकता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप पहले से ही डिफरेंट आउटकम्स की इमेजिनेशन कर लेते हैं और फिर उस पर विचार करते हैं कि कौन सा रिजल्ट आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। ये प्रोसेस आपको पोटेंशियल रिस्क्स और चैलेंजेस से भी अवेयर कराती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी डिसीजन के रिजल्ट की इमेजिनेशन करते हैं तो आप पहले से ही उस डिसीजन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलुओं को समझ सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। होल्म्स अपने दिमाग में अलग अलग इवेंट्स की विजुअलाइजेशन करता है और फिर उन सिनारियोस को एनालाइज करके सही कंक्लूजन पर पहुंचता है। ये न केवल उसे गलतियों से बचाता है बल्कि उसे उस दिशा में भी गाइड करता है जो सही होती है। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन स्किल्स को शर्लॉक होल्म्स की तरह डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स हैं। कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका न अपनाएं। अलग अलग व्यू पॉइंट से सोचें और नए आइडियाज़ के बारे में विचार करें। माइंड मैपिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी सोच को सिस्टमैटिक कर सकते हैं और नए थॉट्स को पैदा कर सकते हैं। ये आपको अलग अलग ऑप्शंस को एक साथ देखने और उनको कंपेयर करने में मदद करता है। रेगुलरली मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपकी इमेजिनेशन को बढ़ावा देगा। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करें, खुद से सवाल पूछें, अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर मैं ये डिसीजन लेता तो रिजल्ट क्या होते? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग को नए थॉट्स की ओर ले जाते हैं। लेसन 4, इमोशनल कंट्रोल। जब भी वह किसी मामले की जांच करता है तो वह अपने इमोशंस को एक ओर रख देता है और पूरी तरह से लॉजिक और ऑब्जेक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेट करता है। ये इमोशनल डिटैचमेंट उसे क्लियरली एंड फेयरली सोचने में मदद करता है, जिससे वह बिना किसी पर्सनल बायस के सही कंक्लूजन तक पहुंचता है। इमोशंस का हमारे डिसीजन लेने की प्रोसेस पर गहरा इफेक्ट होता है। जब हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो हमारी भावनाएं, जैसे डर, गुस्सा या एक्साइटमेंट, हमारे लॉजिकल सोचने की क्षमता को रोक सकती है। होल्म्स हमें सिखाता है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड करना सीखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। ये इमोशनल कंट्रोल हमें हमारी सोच को क्लियर एंड पर्पसफुल बनाए रखने में मदद करता है। शर्लॉक होल्म्स का ये अप्रोच स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर है, जिसमें सिखाया जाता है कि हमें चुनौतियों के सामने शांत और लॉजिकल रहना चाहिए। स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल्ड कर सकते हैं और उन पर समय और एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम नहीं बदल सकते। यही अप्रोच होल्म्स को किसी भी मुश्किल में काल्म और लॉजिकल बनाए रखती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।